मोहन जी, एक बार फिर से स्वागत आपका। और हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और जो कि देश की तस्वीर को बदल देगा। बतौर महिला ये मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि अब लोकसभा से वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो चुका है। उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर वो कानून की शक्ल लेगा। 33% आरक्षण लोकसभा में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में। कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? और क्योंकि इसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, देश के इतिहास में महिला वंदना विधेयक जो आया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। 26 सालों में जो नहीं हो पाया वो मोदी है तो मुमकिन है। आज तक देश की किसी राजनीतिक दल ने सर्वसम्मति नहीं बनाई पाई। पहली बार मोदी जी ने सर्वसम्मति बनाई और ये 33% आरक्षण बिल वुमेन इन पावर के लिए इतना बड़ा बिल है कि इस बिल के माध्यम से देश की राजनीति में बदलाव आएगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। छत्तीसगढ़ की तालियां इसके लिए जरूर होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन में भी दोनों लगभग बराबर हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ में 17% पहले से हैं और आने वाले समय में राज्यों के विकास में, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी होगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों के मामले में, परिवार के मामले में, घर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में जितना घर के बजट को महिलाएं जानती हैं, शायद पुरुष उतना नहीं जानता। पुरुष तो एक फिक्स अमाउंट दे देता है और वो सोचता है घर ये चला लेंगी, परंतु वास्तव में टैक्सेशन के मामले में, जीएसटी के मामले में महिलाएं जितनी कम होने से खुश होती हैं और बढ़ने से प्रताड़ित होती हैं। तो महिला इम्पावर बिल जो आ रहा है ये देश के इतिहास में एक अनूठा बिल है कि आज़ादी के 75 सालों में, अमृत काल में और नई संसद का पहला बिल अगर कोई आया है तो देश की आधी आबादी को सम्मान करने के लिए आया है। इसके लिए मैं पूरी देश के जनता को भी बधाई देता हूं और मोदी जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। सर, अब मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। जब हम बधाई देते हैं और मैं कहते हैं कि बहुत कम मसलों पर हम देखा है हमने कि पक्ष और विपक्ष एक मत हो, और ये उससे एक जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी वर्ग को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। एक पहलू तो ये, दूसरा पहलू ये कि आप इसका क्रेडिट किसको देंगे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये तो हमारी ही देन है। 26 सालों से कांग्रेस क्या कर रही थी? मोदी जी को आए हुए तो 9 साल हुआ है, उसके पहले तो कांग्रेस थी। 26 सालों से कांग्रेस के लोग क्या सोए हुए थे क्या? और कांग्रेस देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश में हो, वो खाली लोक लुभावन काम करती है, वास्तव में वो काम करना नहीं चाहती है। अब उन्हीं के जो अलायंस थे, उन्होंने अलायंस ने विरोध किया। जब 2010 में अटल जी के समय पर आया, उनके अलायंस ने विरोध किया। तो जरा कांग्रेस को, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अब देश की जनता के साथ में ये खेल खेलना बंद करना चाहिए और उनको तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए हम आपके साथ हैं। अगर देश के लिए अच्छा काम होगा तो हम आपका साथ देंगे, ये कांग्रेस को करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, अब हम प्रदेश पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। और जब मैं बात करती हूँ बृजमोहन अग्रवाल की, तो बात होती है आंदोलनों की, क्योंकि आंदोलन का पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ सियासत के लिए है, लेकिन असल में हकीकत क्या है? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल को ये पिछले 5 सालों से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमने छात्र राजनीति से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार, अर्जुन सिंह जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार, जब जब छत्तीसगढ़ के हितों पर, मध्य प्रदेश के हितों पर कुठाराघात हुआ है, तब तब हमको जो जनता ने चौकीदारी का काम सौंपा है, विपक्ष में हमको रखा है, तो हम वो चौकीदारी ईमानदारी के साथ में करना चाहते हैं। भूपेश बघेल जी जैसे अगर चौकीदार चोर हो जाए तो उस प्रदेश की स्थिति खराब हो जाएगी, भ्रष्टाचारी हो जाए, अगर वो बलात्कारियों को संरक्षण देना शुरू कर दे, अगर वो महादेव ऐप वालों को संरक्षण देना शुरू कर दे, अगर वो शराब ठेकेदारों को, शराब माफियाओं को संरक्षण देना शुरू कर दे, रेत माफियाओं को संरक्षण देना शुरू कर दे, कोल माफियाओं को संरक्षण देना शुरू कर दे, डीएमएफ के माफियाओं को संरक्षण देना शुरू कर दे, तो फिर ऐसा चौकीदार प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। और हम अपने दम पर, आंदोलन के दम पर जनता को साथ में लेकर
छत्तीसगढ़ के हित में जो भी हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी वो हम करेंगे और हम कर रहे हैं। क्योंकि आप पूर्व कृषि मंत्री हैं बृजमोहन जी, और प्रदेश सरकार जो है उसका ये कहना है कि भाई हमने तो जो भी फैसले लिए हैं वो किसानों को केंद्र में रख करके हमने फैसले लिए हैं। बतौर पूर्व कृषि मंत्री, क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिहाज से छत्तीसगढ़ का इन 5 वर्षों में विकास हुआ है? क्या 1 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया वो किसानों को बांटा है क्या? वो तो अपनी सोनिया अम्मा के पास भेजा है, वो राहुल जी के पास भेजा है, वो उन्होंने प्रियंका जी के पास भेजा है। पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना हुआ है। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्या स्कूल में किसान के बच्चे नहीं पढ़ते? क्या अस्पताल में किसान का इलाज नहीं होता? क्या किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं चाहिए? किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं चाहिए? किसानों को ड्रिप नहीं चाहिए, स्प्रिंकलर नहीं चाहिए, नेट सेट हाउस नहीं चाहिए, ग्रीन हाउस नहीं चाहिए, उनको हार्टिकल्चर की खेती नहीं चाहिए, उनको गौपालन नहीं चाहिए? इन्होंने कौन सा काम किया है? इन्होंने खाली एक काम किया और उसमें भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितना धान पैदा होता है उससे ज्यादा धान ये खरीदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1 एकड़ में 5 क्विंटल 7 क्विंटल धान पैदा होता है और ये खरीदेंगे 20 क्विंटल। मतलब कांग्रेसी उड़ीसा से लाएंगे, कांग्रेसी आंध्रा से लाएंगे, कांग्रेसी तेलंगाना से लाएंगे और कांग्रेसी महाराष्ट्र से लाएंगे और वो आकर धान बेचेंगे। तो इनकी जितनी भी स्कीम है वो खाली कांग्रेस के लोगों के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और मैं तो कृषि मंत्री रहा हूं, हमने यहां पर लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए यहां पर फ्लोरिकल्चर, यहां पर हार्टिकल्चर, यहां पर गौपालन का काम, यहां पर नेट सेट हाउस देना, यहां पर जो इक्विपमेंट्स हैं कृषि के उसमें सब्सिडी देना, हमने ये काम शुरू किए थे। पिछले 4.25 साल में एक भी किसान को, और ये 2500 रुपए भी पूरा नहीं दे रहे। जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए घोषित किया उस दिन 1650 रुपए धान की सपोर्ट प्राइस थी। 750 रुपए क्विंटल किसान को मिलना चाहिए और आज ये किसान को दे रहे हैं 500 रुपए। लेकिन किसान का 300 रुपए खाने का काम भी यही कर रहे हैं। आपसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा ने जब ये सवाल उनसे पूछा धान को लेकर, तो उनका कहना था कि वो पीयूष गोयल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और मुलाकात में पीयूष गोयल की तरफ से ये कहा गया कि आप तो बोनस दे रहे हो किसानों का, इसलिए धान नहीं खरीदेंगे। ऐसा है, ये कब की बात कर रहे हैं आपको मालूम है? इन्होंने उस योजना का नाम क्यों बदला? अगर इनमें दम था तो अपने दम पर बोनस देते ना। 2183 रुपए में चावल धान खरीदने का पूरा काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये 2500 या 2650 दे रहे हैं, तो उसमें ये तो खाली 500 रुपए दे रहे हैं। अगर 2184 कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और ये उसका श्रेय लेते हैं। 20% पैसा देकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इनमें दम है क्या कि अगर मोदी जी कह दें कि छत्तीसगढ़ का धान हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं लेंगे, तो क्या धान खरीद पाएंगे? अरे कम से कम इतनी एहसान फरामोश तो मत हो कि मोदी जी के कारण आप यहाँ के किसानों का एक एक दाना धान खरीद पा रहे हैं। और खाली भूपेश बघेल जी, अब लोग भुलावे में नहीं आने वाले हैं। लोगों को मालूम है कि किसानों का 300 रुपए क्विंटल आप खा रहे हैं, उनके पैसे में डकैती डाल रहे हैं। वो खाली खुशफहमी की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं, मीडिया में बोलेंगे, पर वास्तविकता में जमीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो कहा कि एक वक्त पर बारदाने देने से भी इनकार कर दिया गया था। अच्छा बताइए, बच्चा आपका है तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी है? अगर धान आपको खरीदना है, बारदाना पूरे बाजार में मिलता है। जूट कमिश्नर बारदाना पूरे देश को देता है, आप बाजार से खरीदिए, किसने रोका है? हर चीज में आरोप। अरे सरकार आपकी है, आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। आपको जनता ने सेवा के लिए चुना है, आप सेवा करिए। और आपको कोई सहायता चाहिए तो आप हाथ जोड़ के खड़े होइए, ये हमको सहायता करिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। आप छत्तीसगढ़ की जनता का केंद्र की सरकार से लड़कर अपना नुकसान कर रहे हो, अपना छत्तीसगढ़ की जनता का फायदा नहीं कर रहे। आपने आरोपों का जिक्र किया, हाल में आपने भी प्रदेश सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं और काफी आप मुखर रहे हैं अपराध को लेकर, सड़कों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में डिसाइसिव होंगे, निर्णायक होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भी मान लिया है कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार भ्रष्ट है, और कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मान लिया, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि इस बार का चुनाव भूपेश के चेहरे पर नहीं होगा, इस बार का चुनाव सामूहिक होगा। शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है,
इसलिए भ्रष्टाचार का जो हमारा आरोप है वो तो चिपक चुका है। और ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारकर 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में 1 साल के पकड़े। अगर 5 साल के पकड़े जाएंगे तो 10,000 करोड़ रुपए होंगे। उन्होंने कोयला घोटाले में 500 करोड़ 1 साल के पकड़े, अगर 5 साल के पकड़े जाएंगे तो 2500 करोड़ होंगे। उन्होंने अभी डीएमएफ के फंड में पकड़ा है, डीएमएफ के फंड में लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला है। कैंपा मद में 13,000 करोड़ का घोटाला है। मोदी जी ने कोरोना काल में हर व्यक्ति के लिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल भेजा, उस चावल को भी ये खा गए, उसमें 5,000 करोड़ का घोटाला है। अभी सबसे बड़ा घोटाला सामने आया महादेव ऐप, जिसमें मुख्यमंत्री के नजदीकी, आखिर ये महादेव अब मुख्यमंत्री जी भी दुर्ग से आते हैं, भिलाई से आते हैं, गृह मंत्री जी भी दुर्ग भिलाई से आते हैं, उनके 4 मंत्री दुर्ग भिलाई से आते हैं। तो महादेव ऐप क्या है? छत्तीसगढ़ के 10 लाख नौजवानों को अगर सट्टे के आगोश में डुबोया है, उनका पैसा खाया है, तो ये भूपेश बघेल की सरकार है जो पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है। ब्रजमोहन जी, आपने जब चेहरे का सवाल पूछा तो चेहरे के सवाल तो आप लोग पे भी उठ रहे हैं। बीजेपी किसका चेहरा आगे करेगी और क्या वो चेहरा ब्रजमोहन अग्रवाल होगा? ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तब कोई चेहरा होता है क्या? और जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तब कोई चेहरा था क्या? जब पार्टी सत्ता में होती है, जो मुख्यमंत्री होता है वो चेहरा होता है। परंतु कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। टीएस सिंहदेव ने कहा, शैलजा जी ने कहा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। इनके पास तो 1, 2, 4, 5 लोग होंगे, हमारे पास लाखों लोग हैं। जिस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएंगे वो अच्छे से सरकार चलाएगा, जनता की सेवा करेगा। और उन चेहरों में ब्रजमोहन अग्रवाल भी है। देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। मैं मध्य प्रदेश के जमाने से आज 40 साल राजनीति में हो गए। उसकी यूथ विंग में मैंने काम किया, मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। मैं सबसे कम उम्र का 28 साल का मंत्री मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार में था। 7 बार मुझे टिकट दी, मैं 7 बार विधायक बना, और 3 बार छत्तीसगढ़ में भी मैं विधायक रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं ईमानदारी के साथ में निर्वहन करूंगा। मैं सर हाल में आपको सुन रही थी, आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि कांग्रेस की सीट और मौत का कोई भरोसा नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, बीजेपी ने 21 सीटें डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस का हम 3 महीने से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि कांग्रेस जल्दी सीटें डिक्लेयर करेगी, जल्दी करेगी, जल्दी करेगी। शैलजा जी ने कहा हम 6 सितंबर को घोषित कर देंगे। आज हो गया 20 सितंबर। तो कांग्रेस में जो जूतम पैजार होती है, कांग्रेस में जो लेन देन चलता है, कांग्रेस में जो खरीदी बिक्री होती है, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता श्योर नहीं होता है कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बीजेपी में जो काम करने वाला है, जो लोकप्रिय है, उसको मालूम है कि जनता मुझे चाहती है तो पार्टी भी मुझे चाहेगी। 90 में से कितना? 90 में से कंफर्टेबल बहुमत हम लाएंगे। ये मुझे लगता है कि कंफर्टेबल बहुमत एक ऐसा वर्ड हो गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल के बच जाती हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी। लेकिन एक आंकड़ा तो बता दीजिए। देखिए, आंकड़ा अगर आप छत्तीसगढ़ के पिछले 3 रिजल्ट देखेंगे तो फर्स्ट इलेक्शन बीजेपी 2.5% से जीती, सेकंड इलेक्शन 2 पॉइंट से जीती, थर्ड इलेक्शन 0.75 से जीती। तो यहाँ नेक टू नेक फाइट होती है, और इसलिए नेक टू नेक फाइट होने में खाली पिछला चुनाव अपवाद रहा है, और नेक टू नेक फाइट है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। और देखिए, बहुत दिलचस्प है कि आपसे पहले मैंने ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी पूछा था, उन्होंने भी यही बात की और आपने भी यही बात रिपीट कर। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर से बात करूंगी वो भी यही बात रिपीट करेंगे। तालियां एक बार जरूर हो जाए और नतीजों के बाद हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रजमोहन जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें, किसानों की बात होती है, खेती की बात होती है, प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने इन 5 वर्षों में हमारी यूएसपी रही है, जिसका मैंने जिक्र किया, वो कहते हैं गोधन न्याय योजना। हालांकि आप करप्शन के आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बहुत परिवर्तन इससे आया है। आप लोग भी एक परिवर्तन यात्रा इन दोनों निकाल रहे हैं। आपका फीडबैक आपको क्या मिला है इस वक्त ग्राउंड से? देखिए, मैं अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों से आ रहा हूँ। रायपुर से 450 किलोमीटर दूर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, उसके बाद में भरतपुर सोनहत, उसके बाद में मरवाही। जो रिस्पांस जनता का मिल रहा है, जनता के चेहरे पर जो चमक दिखाई दे रही है, वो हमें लगता है कि जनता भूपेश बघेल सरकार के करप्शन से, उनकी लूट मार से, अब वहां के, मैं जिन 3 क्षेत्रों से आ रहा हूं उनके एक विधायक शराब बेचते हैं,
दूसरे विधायक का अवैध ढाबे में शराब बिकती है, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ तो दोनों विधायक लड़ने लगे। रेत के ठेकेदार कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। जो रेत 5,000 रुपए में मिलती थी अभी 15,000 रुपए में मिल रही है। जो सीमेंट 250 रुपए में मिलती थी वो 350 रुपए में। जब मैंने फैक्ट्री वालों से बात किया कि क्यों इतनी महंगी हो गई, छत्तीसगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको भूपेश टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए रेट महंगी हो गई। तो छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बदल गया है। अच्छा बताइए, खाली उनकी एक यूएसपी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में सड़कों का क्या हाल है? सड़कों में बीजेपी की सरकार में 40,000 स्कूलें खुली थी, 40,000 स्कूलें। बीजेपी ने पावर के मामले में 3 गुना पावर पैदा करना शुरू किया। इनके समय अभी 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बंद हो गए हैं, बाहर से इनको पावर खरीदना पड़ रहा है। बीजेपी के समय एक भी किसान पंप के कनेक्शन के लिए घूमता नहीं था। इनके समय पर 1,95,000 किसानों को पंप के कनेक्शन देना है, और 1,95,000 किसानों को पंप के कनेक्शन देना मतलब 1900 करोड़ रुपए चाहिए। इन्होंने बजट पे 300 करोड़ रुपए रखा है। तो किसानों को पहले, जैसा मैंने कहा, उनको ड्रिप मिलता था, स्प्रिंकलर मिलता था, उनको नेट सेट हाउस मिलता था, उनको ग्रीन हाउस मिलता था, उनको गाय पालने के लिए पैसा मिलता था, उनको हार्टिकल्चर के लिए पैसा मिलता था। इस सरकार में सब खत्म हो गया है, क्योंकि इनको जनता से लेना देना ही नहीं है। जिसमें इनको पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचार कर पाएंगे, अपने जेब में पैसे डाल पाएंगे, वही काम ये करेंगे, बाकी दूसरा काम कोई नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी को रिस्पांस मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सीधी सादी भोली भाली है। कभी वो बीच में नहीं बोलती है, जब उसको मौका मिलता है तो फिर वो बटन दबाती है, और आने वाले नवंबर के चुनाव में वो कमल का बटन दबाएगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में ये भी कहते हैं कि जनता बहुत समझदार है, वही भगवान है। और नतीजों के बाद ही हम जरूर बात करेंगे सर, और आप जो दावे कर रहे हैं उस पर भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर जरूर रहेगा बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी सरकार इस बात का जिक्र करती है कि वो एक दौर था जब बीजेपी कहती थी कि देश में गुजरात मॉडल की चर्चा है। इन दिनों अगर किसी स्टेट के एग्जाम्पल को देखा जाता है तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? थोड़ा बहुत तो क्रेडिट देंगे। नहीं, मुझे बताएं ना कहाँ चर्चा हो रही है। भूपेश जी आसाम गए, हार के आ गए। भूपेश जी बिहार गए, हार के आ गए। भूपेश जी झारखंड गए, वहां से हार के आ गए। भूपेश जी यूपी गए, वहां से हार के आ गए। तो एक आध स्टेट जीत गया, परंतु जहां पर हिमाचल या कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां की जनता हर बार बदल देती है। परंतु भूपेश जी ने कौन सा छत्तीसगढ़ मॉडल है, हम वो देखना चाहते हैं। क्या रायपुर शहर में, आप अगर 5 साल पहले आई होंगी तो रायपुर शहर के बारे में लोग बोलते थे बदला हुआ दिख रहा है, तस्वीर तकदीर बदली हुई है, मेट्रोपोलिटन सिटी जैसा हो गया। नागपुर में जितने मॉल नहीं थे उतने मॉल यहाँ पर। रायपुर में जितने नागपुर में, इंदौर में सिनेमा हॉल नहीं उतने यहाँ पर। जितनी फ्लाइट यहाँ से उड़ती हैं उतनी और कहीं देश के कई बड़े बड़े राज्यों से नहीं उड़ती। परंतु आज वो छत्तीसगढ़ गड्ढापुर हो गया, चाकूपुर हो गया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लूट मार हो रही है। कल ही भिलाई में एक नौजवान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला तो उसकी हत्या हो गई। ये क्या हो रहा है? रायगढ़ में बैंक को लूट लिया गया। लोगों को सुरक्षा, आज योगी जी के प्रति लोग अगर समर्पित हैं इसलिए है कि उन्होंने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगा दिया। कांग्रेस के राज में तो थाने बिकते हैं, एसपी बिकते हैं, कलेक्टर बिकते हैं। वो पैसा देकर पोस्टिंग होगी तो उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने आकाओं की चिंता है कि हमने उनका खाना पूर्ति कर दिया, अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब जनता आ रही है कि 15 सालों में बीजेपी ने जो काम किया, आप तस्वीर देखेंगे। हम रायपुर शहर, मैं तो मंत्री रहा हूं, रायपुर शहर में फ्लाईओवर, नई राजधानी, बड़े बड़े ओवरब्रिज, सड़कों का चौड़ीकरण, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, 3 मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन में यहाँ पे IIT, NIT, लॉ कॉलेज, सब चीजें हमने खोली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोबर खरीदना है। अरे गोबर खरीदा है तो मैं भी सभाओं में पूछता हूं, जरा बताओ 10,000 रुपए से ज्यादा गोबर किसका खरीदा गया है? तो बोले हमारा नहीं खरीदा गया, कांग्रेसियों का गोबर खरीदा गया है। तो मैंने कहा कांग्रेसी का गोबर देना शुरू कर दिए हैं क्या आजकल? सर, जब आप रायपुर की बात करें तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि रायपुर में अब साफ और सफाई हमें दिखती है। मैं भी और मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम आई है, हम भी जब एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे तो हमें सड़कें साफ नजर आई हैं। तो इसके लिए आप कुछ तो प्रशंसा करेंगे। आपको मालूम है, महापौर भी तो आपको मालूम है अभी G20 चल रहा था। G20 के लिए 30 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, और उसके तहत उसमें कहीं भूपेश की फोटो नहीं थी,
परंतु भूपेश बघेल जी ने सब जगह G20 के विज्ञापनों में अपने बोर्ड लगा दिए। उसके कारण आपको साफ दिखा। आप जरा चले जाइए मालवीय रोड पर, आप चले जाइए यहाँ के सराफा सदर बाजार में, आप चले जाइए MG रोड पर, आप चले जाइए रामसागर पारा में, आप चले जाइए रेलवे स्टेशन रोड पर, आपको लगेगा कि अरे रायपुर को क्या हो गया, 5 साल पहले इतना सुंदर था, आज क्यों इतना खराब हो गया। G20 का आपने जिक्र किया और प्रदेश सरकार के मंत्री तो ये कहते हैं कि G20 में आए बढ़िया है, लेकिन GST के पैसे तो दिलवा दीजिए। जरा बताएं ना, मैंने कहा कि एक आपको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आपको GST के बाकी राज्यों को मिल गया और आपको नहीं मिला है। ये संघीय ढांचा है, एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत पैसे मिलते हैं। परंतु भूपेश बघेल जी आज तक बताने तैयार नहीं है कि आंध्रा को मिल गया, तमिलनाडु को मिल गया, राजस्थान को मिल गया, मध्य प्रदेश को मिल गया, हमको नहीं मिला है। ये लगातार चलने वाला एक सिस्टम है। खाली भूपेश बघेल जी ने एक चीज सीख ली है, आरोप लगाओ। काम क्या कर रहे हैं ये नहीं बोलते हो, खाली हर चीज पे केंद्र को पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और आरोप लगाते हैं, अरे धान तुमको खरीदना है, बोरे तुमको खरीदना है, केंद्र नहीं दे रहा है। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये, और हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि रायपुर दक्षिण जहाँ से आप आते हैं वो एक अभेद किला है और बारंबार वहाँ की जनता ने आपको प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। 7 बार, मैंने बारंबार बोला सर, 7 बार वहाँ की जनता ने आपको मौका दिया है। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए आप तैयार? देखिए, मैं हमेशा तैयार हूं और छत्तीसगढ़ की किसी भी जनरल सीट से अगर मुझे पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने तैयार हूं। इस पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। मोहन अग्रवाल जी को भी आप सुन रहे थे, भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।